अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर और आप देख रहे हैं वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट। पिछली क्लास में हमने CSS फ्लेक्स बॉक्स को कंप्लीट की थी। फ्लेक्स बॉक्स के एक ऑन डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स लेआउट डैशबोर्ड या कंप्लीट वेबसाइट बनानी होती है तो अब फ्लेक्स बॉक्स काफ़ी नहीं होता। इसलिए CSS ने इंट्रोड्यूस किया है CSS गेट लेआउट। आज की क्लास में हम समझेंगे गेट की फाउंडेशन सीखेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। प्रोफेशनल लेआउट बनाना स्टार्ट करते हैं और हम लोग किस तरीके से वर्क करते हैं और आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करते हैं। आप हमारे चैनल वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट पे नए हैं तो हमारे चैनल वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। चलें किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं CSS गेट क्या है, डिस्प्ले गेट क्या होती है, गेट टेम्पलेट कॉलम्स क्या होते हैं, गेट टेम्पलेट्स रो क्या होती हैं, रिपीट और FR यूनिट क्या होता है। तो अपने अपने VS कोड को ओपन कर लीजिए, मेरे साथ लाइव कोडिंग शुरू कीजिए और अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं CSS गेट होता ही क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं गेट किस तरीके से वर्क करता है। गेट क्लास के 2 डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि गेट एक साथ रोज और कॉलम दोनों कंट्रोल कर सकती है। फ्लेक्स बॉक्स क्या करता था, एक डायरेक्शन और रो या कॉलम में काम करता था, लेकिन गेट प्रॉपर पूरा वेब पेज डिज़ाइन कर सकती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से सोच लेते हैं। ठीक है, सोचिए कि एक चेस बोर्ड है। चेस बोर्ड में रोज़ भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। CSS गेट भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। इस वजह से डैशबोर्ड, एडमिन पैनल्स और पोर्टफोलियो वेबसाइट में गेट का ज़्यादातर यूज़ होता है। फ्लेक्स बॉक्स वर्सेस गेट। फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है, 1 डायमेंशन है और गेट क्या है, 2 डायमेंशन है। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है, रो कॉलम के ऊपर वर्क करता है, लेकिन गेट क्या करती है, रोज प्लस कॉलम्स के साथ काम करती है। फ्लेक्स बॉक्स के लिए इस्तेमाल होता है नेव बार के लिए, ठीक है, और कार्ड्स के लिए, और गेट डैशबोर्ड और कंप्लीट वेबसाइट के लिए। चलिए हम समझते हैं डिस्प्ले गेट को कि डिस्प्ले गेट किस तरीके से काम करता है और इसको हम लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए अपने कोड की तरफ चलते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी कंटेनर रेडी किया हुआ है, हमने बॉक्सेस में बनाए हुए हैं। हम क्या करते हैं, हम इसके नेम्स हम सिर्फ चेंज कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। ठीक है, इसको 1 कर दिया। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ और देन इसको मैं कर देता हूँ 3। ठीक है, इसको मैंने 3 कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक और डिव लगा देता हूँ। कंट्रोल V करके इसको मैं कट कर देता हूँ और इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी, इसकी मैंने डिव को क्रिएट कर लिया है। अब मैं चलता हूँ CSS की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, CSS के ऊपर जाने के बाद अब आप देखें हमारा जो CSS ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम इसके अंदर ही चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रॉपर ही बता रहे हैं तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो CSS को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हमारा सेलेक्टर लगाने के बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट्स, देन नीचे आ जाएंगे। अब लगाएंगे सबसे पहले मार्जिन। ठीक है, मार्जिन कितनी होनी चाहिए, मार्जिन 0 होनी चाहिए, तो 0 यहाँ पर आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद हम लगाएंगे पैडिंग। ठीक है, पैडिंग क्या होनी चाहिए, हमारी 0 होनी चाहिए। ठीक है, सेम देखें, सेम ही वर्क कर रहा है जैसे हम लोगों ने फ्लेक्स को किया था, तो ऐसे ही ये काम कर। अच्छा, मैं मेन जो टॉपिक्स हैं मैं वही कवर करवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये CSS बहुत बड़ी है और CSS के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप खुद भी इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं उसका ट्यूटोरियल वगैरह आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी बॉडी की तरफ। अब बॉडी की तरफ जाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे आ जाएंगे और लिखेंगे बॉडी। ठीक है, बॉडी लिखने के बाद अब आपने क्या कर लेना है, अब आपने कर लेना है बैकग्राउंड और पैडिंग को और फॉन्ट फैमिली को इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, बैकग्राउंड लगाएंगे। बैकग्राउंड लगाने के लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड।
ठीक है, बैकग्राउंड लिखा, बैकग्राउंड में आप क्या लगाएंगे, हैशटैग 111। ठीक है, मैंने ये कलर दे दिया। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट एंटर। अच्छा, इसके अंदर मैं लगाऊंगा पैडिंग। ठीक है, मैं पैडिंग दूंगा इसको। पैडिंग क्या देनी है, मैंने इसको 40px देनी है। ठीक है जी, इसको मैंने 40px पैडिंग दे दी। अब शिफ्ट एंटर। अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली में क्या दूंगा, अब इसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली दूंगा। फ़ॉन्ट फैमिली में दे देता हूँ एरियल। ठीक है, मैंने ये दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कंटेनर को कॉल करवा लेता हूँ, जो कि हमारा कंटेनर रेडी है। ठीक है, अच्छा चेक कर लेते हैं, हमारी CSS कनेक्टेड है, कंटेनर हमारा रेडी है। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं इधर और हम सेलेक्टेड लगाएंगे, फिर उसके बाद कंटेनर। ठीक है, कंटेनर लगाया, ब्रैकेट्स, शिफ्ट एंटर। इसके अंदर मैं लगाऊंगा अब डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले में लगाऊंगा ग्रिड। ठीक है जी, कंट्रोल एस करते हैं। अब इसके बाहर हम आ जाते हैं, हम इसके अंदर बॉक्सेस को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, बॉक्स को लगाएंगे डॉट बॉक्स ब्रैकेट शिफ्ट एंटर। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में लगा देता हूँ इसके अंदर रेड। ठीक है जी, अच्छा फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट एंटर। इसके अंदर मैं लगाऊंगा कलर। ठीक है, कलर में क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। ठीक, वाइट मैंने कलर कर दिया। अब शिफ्ट एंटर। इसके बाद मैं लगाता हूँ पैडिंग। ठीक है, पैडिंग लगाता हूँ। पैडिंग में कितनी दे देता हूँ, इससे 40px दे देता हूँ। ठीक है जी, 40px मैंने क्या दे दिया, इसकी पैडिंग दे दी है। मैंने इसकी पैडिंग दे दी, शिफ्ट एंटर। इसके बाद मैं लगाऊंगा मार्जिन। ठीक है, मार्जिन में लगा देता हूँ इसके अंदर 10px। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ और लगाता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ लगाऊंगा 30px। ठीक है जी, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ और लगाऊंगा टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ और मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र की तरफ और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो हमारा देखें, हमारी जो गेट है वो इस तरीके से वर्क कर रही है, हमारे जो बॉक्स हैं वो इस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं। अब ब्राउज़र को हमने रिफ़्रेश किया तो आप देखें अब बॉक्सेस नीचे नीचे आ रहे हैं। सिर्फ डिस्प्ले ग्रिड लगाने से कंटेनर ग्रिड कंटेनर बन गया, लेकिन कॉलम्स डिफ़ाइन नहीं किए गए, इसलिए लेआउट अभी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर फॉलो कर रहा है। तो गेट को असल मैजिक अब शुरू होता है जब हम कॉलम्स और रोज को डिफ़ाइन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं गेट टेम्पलेट कॉलम्स की। ये प्रॉपर्टी बताती है कि कंटेनर के अंदर कितने कॉलम्स होंगे और उनकी विड्थ कितनी होगी। तो अब हम लगाएंगे इसके अंदर, वापस चलते हैं कोड के अंदर और अब हम लगाएंगे कंटेनर की तरफ चलते हैं और कंटेनर के अंदर हम लगा देंगे एक और चीज़। कंटेनर के अंदर लगाएंगे शिफ्ट एंटर और इसके अंदर लगाएंगे गेट टेम्पलेट्स कॉलम। ठीक है, अब इसके अंदर हम लगा देते हैं 200px। ठीक है जी, अब शिफ्ट एंटर करते हैं और इसके अंदर हम एक और दफ़ा 200px लगाएंगे, 200px। ठीक है, मैंने 2 दफ़ा लगा दिया। शिफ्ट कंट्रोल एस। मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र की तरफ और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखें, हमारे कॉलम्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। यहाँ हमने 2 कॉलम्स बनाए हैं, हर कॉलम में 200px का है। ठीक है, अच्छा अब हम इसके अंदर और 3 कॉलम्स भी बना सकते हैं। तो 3 कॉलम्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाना है, हम वापस जाएंगे अपने VS कोड के अंदर और इसके अंदर हम लगा देंगे एक और दफ़ा 200px। ठीक है जी, हमने 200px लगा दिया। कंट्रोल एस करते हैं, हम चलते हैं अपने कॉलम्स की तरफ और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए, हमने जितने वैल्यूज़ लिखेंगे उतने कॉलम्स बनते जाएंगे। हर वैल्यू एक कॉलम को रिपीट करती है। ठीक है जी,
अब हम जितनी वैल्यूज़ हम बनाएंगे, जितनी वैल्यूज़ हम लिखेंगे उतनी ही ये हमारे कार्ड्स को बनाती रहेगी और हर कॉलम्स को बनाती रहेगी, और जितनी हम कॉलम्स इसके अंदर बनाएंगे तो उसी को ये रिपीट करती रहेगी। तो अब हम बात करते हैं रोज़ की। तो रोज़ भी इस तरीके से ये वर्क करेगा। हमने सिर्फ अब कॉलम्स की और रोज़ दोनों लगानी है। तो किस तरीके से लगाते हैं, अब चलते हैं अपने कोड की तरफ और हम समझते हैं कि रोज़ किस तरीके से लगती है। तो अब चलते हैं। तो अब हम क्या लगाएंगे, इसके अंदर मैं एक वैल्यू को कम कर देता हूँ ताकि हमारा कोड नीट एंड क्लीन लगे और आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ और इसके अंदर मैं लगाऊंगा गेट टेम्पलेट रोड्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैं दे देता हूँ 150 px। ठीक है, फिर एक और दफ़ा 150 px। ठीक है जी, मैंने दो दफ़ा मैंने 100 px दे दिए हैं, 150 px दे दिए हैं। अब मैं चलता हूँ अपने कॉलम्स की तरफ और इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो ये देखें आउटपुट क्या है हमारे पास, इस तरीके का आउटपुट आएगा। ठीक है, अब हर रो की हाइट 150 है, px हो गई और कॉलम्स विड्थ कंट्रोल करती है, रोज़ क्या है हाइट और कंट्रोल करती है। ठीक है जी, अब हम समझते हैं हमारे अगले टॉपिक को, जिसको अगर हमने 6 या 10 कॉलम बनाने हो तो बार बार वैल्यू लिखना मुश्किल हो जाता है। तो गलत तरीका क्या होता है कि हम 200 px 200 px 200 px 200 px बार बार रिपीट करें। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक शॉर्ट हैंड समझते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपने कोड की तरफ और अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं इस वाली चीज़ को कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा कोड नीट एंड क्लीन लगे और आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया, शिफ्ट एंटर करता हूँ और अब इसके अंदर लगाऊंगा गेट टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, और इसके अंदर मैं लगाऊंगा रिपीट। ठीक है, रिपीट के अंदर मैं लगाऊंगा 4, 200 px। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और चलता हूँ रिफ्रेश करके देखता हूँ और उसको चेक करता हूँ। तो देखिए हमारा जो कॉलम है वो रिपीट हो गया। हमने क्या बोला कि रिपीट फंक्शन कोड को शॉर्ट और रीडेबल बना देता है। जैसे हमने क्या किया कि 1 2 3 एक ही लाइन कॉलम के अंदर आ गया है, तो इसे कहा जाता है रिपीट फंक्शन। ठीक है जी, हमने ज़्यादा 200 px बार बार नहीं लिखा, तो इसका हम लोगों ने शॉर्ट हैंड लगा दिया रिपीट 4.2। ठीक है, 200 px लगा दिया, तो इस वजह से हमारा कॉलम नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम समझते हैं एफ आर यूनिट। एफ आर का मतलब क्या होता है, एफ आर का मतलब होता है फ्रैक्शन या वेरिएबल स्पेस को इक्वली डिवाइड करता है। किस तरीके से डिवाइड करता है वो हम अब समझते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एफ आर किस तरीके से वर्क करता है। तो अब हम चलते हैं हमारे कोड की तरफ और हम इसके अंदर लगाएंगे एफ आर को। एफ आर को किस तरीके से लगाना है, अब नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर लगाएंगे गेट टेम्पलेट कॉलम्स और इसके अंदर हम देंगे सबसे पहले 1 एफ आर। ठीक है, फिर उसके बाद हम देंगे वापस से 1 एफ आर। हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसी के अंदर हम देंगे 1 एफ आर। ठीक है जी, कंट्रोल एस करते हैं, चलते हैं पेज की तरफ और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें हमारा जो है 50% जो है आउटपुट आ रहा है, लेकिन हम इसको यहाँ दूसरे कॉलम पहले ही कॉलम से डबल लगता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर थोड़ा सा अब जैसे हमने यहाँ पे 1 एफ आर दिया है, मैं इसको 2 एफ आर कर देता हूँ और उसको 1 ही रहने देता हूँ। तो अब हम देखते हैं हमारा जो परसेंट हैं वो किस तरीके से चेंज होता है। तो ये देखें हमारे जो यहाँ दूसरे कॉलम के पहले कॉलम से डबल वर्ड लगा रहा है। अगर वेबसाइट में स्लाइड बार या कंटेंट बनाना हो तो किस तरीके से वर्क करेगा, तो इसके अंदर क्या करना है, 1 एफ आर और 3 एफ आर को आपने मर्ज कर लेना है। तो आपकी स्लाइड बार का ऑप्शन और मेन कंटेंट का ऑप्शन होगा, स्लाइड बार छोटा होगा और कंटेंट बड़ा होगा। ये प्रोफेशनल वेबसाइट का स्टैंडर्ड लेआउट है। प्रैक्टिकल चैलेंज है आपको कि 4 कॉलम्स विद 1 एफ आर 2 रोज और हाइट px को एक्सेप्ट आउटपुट लेकर आना है। ठीक है, ये आपका एक चैलेंज है, आप लोगों ने ये कंप्लीट करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि किस किस का कंप्लीट हुआ और किस किस ने
मिस्टेक की, जो आपने मिस्टेक की हो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, और उसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर लाजमी दूंगा। आज हमने सीखा है कि CSS गेट क्या होता है, डिस्प्ले गेट क्या होता है, गेट टेम्पलेट कॉलम्स क्या होते हैं, और गेट रिपीट टेम्पलेट क्या होते हैं, रिपीट्स क्या होते हैं, और FR यूनिट क्या होते हैं। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली क्लास में हम लोग समझेंगे कि गैप ग्रेड क्या होती है, और ग्रेड रो मैक्सिमम और मिनिमम आउटफिट और ऑटोफिट और ऑटोफिल सीखेंगे, और गेट को रिस्पॉन्सिव बनाना शुरू करेंगे। आप भी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।